हम लोग पिछले वीडियो में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और इंट्रोडक्शन वगैरह फर्स्ट चैप्टर का किए थे। अब थोड़ा आगे उससे बढ़ते हैं। आज हम उन सभी पे जो भी कंसेप्ट हमने पीछे एक्सप्लेन किया है उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अ, एक थोड़ा सा टॉपिक एक और है, और ये क्वांटाइजेशन के टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये क्या कहते हैं कि कोई एक बॉडी है जिसमें N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हुआ? तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E बोलते हैं, मान लो, ठीक है। तो N1 इलेक्ट्रॉन है तो N1 चार्ज हो जाएगा माइनस N1 इंटू ई, प्लस N2 प्रोटॉन है तो इस तरीके से N2 प्रोटॉन हो गया। दोनों पे चार्ज सेम ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस सी, प्रोटॉन का चार्ज प्लस सी। तो प्रोटॉन था तो प्लस, इलेक्ट्रॉन था तो माइनस, और जोड़ दिए दोनों को। यहां से हम लिख सकते हैं N2 माइनस N1 इंटू ई। ये मेरा क्या है? टोटल चार्ज। यहाँ पे देखिए, N2 और N1 ये दोनों इंटीजर है, ठीक। किसी भी बॉडी में आप या तो 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, या 5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, या 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन डाले और फिर आधा इलेक्ट्रॉन डाल दिए। 5.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल सकते। आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस नेचर में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो N1 N2 है इंटीजर है। तो इंटीजर में जो घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा, इंटीग्रल ही आएगा। अब ये बड़ा है तो पॉजिटिव इंटीग्रल आएगा, N1 बड़ा है तो निगेटिव इंटीग्रल आएगा। तो ये यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पीछे भी बात किए थे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, है ना। क्यों इंटीग्रल? क्योंकि ये N2 और N1 इंटीग्रल है। ये क्यों इंटीग्रल है? क्योंकि हम N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन डाले हैं। क्या आप N1 एंड हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाफ इलेक्ट्रॉन आप डाल ही नहीं सकते। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो E के स्टेप वाइज बढ़ता घटता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन कम गया, या तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। आधा इलेक्ट्रॉन या 1/3 इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता नहीं है, ई के स्टेप में घटता बढ़ता है, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया या 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बट कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। किसी भी बॉडी में जब चार्ज घटता बढ़ता है, आता है या उसमें से चार्ज निकलता है, तो वो ई के स्टेप में घटता बढ़ता है, ठीक। बट ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत कम माना जाता है। ये जो चार्ज किसी बॉडी में आता है तो वो चार्ज बहुत कम होता है, और इसीलिए हम जनरली चार्ज का यूनिट जो कूलम्ब होता है, जनरली हम माइक्रो कूलम या मिली कूलम यूज करते हैं, ताकि मुझे 10⁻⁻19 एक बड़े ऑर्डर को लिखने से बच जाए। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल, दो लेवल होते हैं, और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल।
माइक्रोस्कोपिक लेवल जो आसपास हम अपने चीज़ों को देखते हैं, अपना लाइट हो गया, पंखे हो गए, मार्कर हो गया, ये सब मैक्रोस्कोपिक है, बड़े बड़े चीज़ें हैं। और माइक्रो जिसे हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जब किसी बॉडी में चार्ज आता है तो वो चार्ज बहुत कम होता है, मैक्रोस्कोपिक के लेवल पे बहुत कम होता है, और इसलिए हम उसको माइक्रो कूलम्ब यूनिट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि मान लो इसमें हम 10⁻6 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। पहले न्यूट्रल था, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो हम पूछते हैं कि इसमें कितना चार्ज डालें। तो सिंपल देखोगे कि अच्छा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और +6 -13 कूलम। अब देखिए ये 10⁻6 छोटा नहीं है, बट फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन का इतना छोटा चार्ज होता है कि 10⁻6 चार्ज लाने पे भी, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाने पर भी बहुत कम चार्ज स्टोर हुआ, बहुत कम चार्ज का इफेक्ट देखने को मिला। ओके, मान लो अब 16 इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो क्या होगा, -19 + 16 क्या हो जाएगा, 3, -3। ठीक, तो -10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं ना, एक मिली लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये कूलम है तो मिली कूलम। तो अब जैसे कि अगर आप मिली कूलम यूज नहीं करोगे तो बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा 10⁻3। मिली कूलम यूज कर लिए तो ये लिखने से बच गए, है ना। तो इसलिए ये सब यूनिट माइक्रो मिली हम लोग यूज करते हैं। तो बात ये है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी बॉडी में चार्ज जब बढ़ती है या घटती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती कि कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, कितने इलेक्ट्रॉन घटे। फॉर एग्जांपल, हम इस बॉडी को रब किए, अभी रब कर रहे हैं तो जरूर इसमें चार्ज आ गया, पर वो हमें चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पर हाँ, अगर हम इसको जूम करते, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाते और जूम करके देखते, तब हमें पता चलता कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलग अलग जगह पे कोई अलग इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हमें नहीं दिखा। हाँ, इसका इफेक्ट दिखा, बट ये मुझे इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं कि पहले नहीं था अब देखो एक्स्ट्रा आ गया, वो नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ग्रेनी जैसा नेचर है वो खत्म हो गया, और कंटिन्यूअस मुझे ये जो चार्ज है कंटिन्यूअसली दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे चार्ज का जो ग्रेनी नेचर है वो खत्म हो जाता है और यह कंटिन्यूअस दिखाई पड़ता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब देखिए, ग्रेनी नेचर हम चार्ज को क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो जैसे जब ग्रेन रखे हुए थे, बालू, सैंड्स, तो सैंड रखे हुए हैं तो आप उसको दूर से देखिएगा, ठीक है, तो लगेगा कि एक पहाड़ जैसा है। वो छोटे छोटे सैंड के जो पार्ट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण, वो आप कण को साफ साफ नहीं देख पाते हो, है ना। एक पूरा एक सैंड का ढेर दिखते हो, ढेर दिखता है आपको, है ना। तो इसी को कंटिन्यूअस नेचर कहते हैं, ठीक है, कि कंटिन्यूअस है, कहीं पे अलग अलग नहीं है, ठीक है।
आप क्लास 9th में एक मैटर का प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, वहाँ पे एक क्वेश्चन रहता था कि इज मैटर इज कंटिन्यूअस और पार्टिकल, इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल और इट्स नेचर इज कंटिन्यूअस। तो वहाँ पे कंटिन्यूअस और पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल अलग अलग डिस्क्रीट पार्टिकल होते हैं या सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसके बीच में कोई जगह नहीं होता। तो यहाँ पे भी वही मीनिंग है कि जब आप दूर से सैंड को देखोगे तो एक कोई भी एक सैंड दूसरे सैंड से अलग आप नहीं कर पाओगे, सब एक जैसा दिखेगा, सब मिला हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा कि सब एक एक ही है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो उसी को हम कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। पर अब उसको जूम करके देखोगे या नज़दीक जाकर देखोगे तो तब आपको हर एक छोटे छोटे सैंड के जो पार्टिकल हैं दूसरे पार्टिकल से अलग दिखेंगे। तो इसको पार्टिकल नेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हो। तो वही बात यहाँ पे है कि जब इस पे हम इसको रब किए तो इसमें चार्ज आ गया, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो क्या कहेंगे, कुछ चार्ज आ गया, कुछ आ गया, पता नहीं 10 आया कि 10 के 10⁻⁶ आया, पता नहीं, वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, कुछ चार्ज आया। ई के स्टेप में नहीं बता सकते हैं, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देखो फिर एक इलेक्ट्रॉन गया फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा नहीं बता सकते, मोटा मोटा बता सकते हैं। और बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, जूम करके देखें, तब हमें दिखेगा साफ साफ कि हाँ देखो इस जगह पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, रब करने के बाद 50 इलेक्ट्रॉन आया है, अब 50 इलेक्ट्रॉन हो गया है, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन आया है। तो यही दो बात है, it depends upon how do you see। जैसे आप एक अपने मुट्ठी में एक बालू रख लो और धीरे धीरे उसको ध्यान से जूम करके देखो और धीरे धीरे बालू गिराओ, बहुत ही धीरे धीरे, और जूम करके देखो तो आप एक एक सैंड को गिन सकते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। पर दूर करके ऐसे बालू गिराए तो वो आपको एक एक पार्टिकल गिरता हुआ नहीं दिखेगा, वो सब एक कंटिन्यूअसली फ्लो करता हुआ दिखेगा। तो यही सेम बात, सेम लॉजिक चार्ज के लिए हम बताना चाह रहे हैं। इसी सिचुएशन को एक और तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि एक पॉइंट है और एक लाइन है। आप जानते हो लाइन और पॉइंट कैसे बनता है ना, एक है ना कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। पॉइंट है, पॉइंट का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन क्या लाइन है, नहीं, पॉइंट का कॉम्बिनेशन बट एक किसी फिक्स डायरेक्शन में, तो उससे जो बनता है उसे लाइन कहते हैं। तो ये बात हमें पता है कि लाइन कैसे बनता है, पॉइंट के कॉम्बिनेशन से। हर एक लाइन में एक पॉइंट होता है। अब इस लाइन में आपको पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पर आप जूम करके देखोगे आपको ये पता भी है, अब भले ही नहीं दिख रहा पर आपको ये आप ये जानते हो कि इस पॉइंट से मिलकर बना है, एक एक पॉइंट से मिलकर बना है। जूम करके देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट दिखेगा। यही बात चार्ज के लिए, कि कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया, मुझे पता नहीं, तो ये हम यहाँ पे कंटिन्यूअस कह सकते हैं, इसका नेचर कंटिन्यूअस है। तो जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये हमें पता है कि चार्ज किसी बॉडी में चार्ज ई के स्टेप में बढ़ता घटता है, ठीक है। बट मैक्रोस्कोपिक लेवल में, इस लेवल में हम उसका नेचर कंटिन्यूअस मान सकते हैं, ठीक है। या हम सिंपली ये कहना चाहते हैं कि आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को इग्नोर कर सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करने का मतलब कि आप एक एक पार्टिकल को कंसीडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप एक मोटा मोटा पार्टिकल देख रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इग्नोर कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इग्नोर नहीं कर सकते।
वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। तो ये बात है क्वांटाइजेशन में। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन से, और फिर हम एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो देखेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर जो सीबीएसई बोर्ड में आए हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। एक बॉडी है और इस बॉडी में से इतना इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड मूव आउट करता है, फ्री करता है, निकल जाता है, किसी दूसरे बॉडी में चला जाता है निकल के। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। तो ये पहला बॉडी, ये दूसरा बॉडी, इसमें से निकल के इसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज कितने समय बाद स्टोर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है साइन का। इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें से आ रहे हैं, अगर ये पहले से न्यूट्रल है, पहले से न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो इसमें जो भी चार्ज स्टोर होगा वो माइनस में होगा ना, पॉजिटिव में तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, अगर पहले से कुछ चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लो 4 कूलम, और कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, और इतना इलेक्ट्रॉन निकले कि जिसके वजह से इसमें अलग से -3 कूलम चार्ज आ गया। 4 कूलम तो पहले से है ही, पर ये इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होगा ना, निगेटिव में ही होगा, तो -3 कूलम इसमें आ गया, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 1 कूलम। तो अगर ये सिचुएशन है कि पहले से कुछ चार्ज है और कुछ आया तो 1 कूलम हो गया, तब ठीक है 1 कूलम लिखना। पर अगर न्यूट्रल है पहले से और उस न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो कभी भी 1 कूलम नहीं होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। और इसमें मान लो n इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आने में -1 कूलम इसमें चार्ज आया, तो इसमें +1 कूलम चार्ज आएगा। तो आप दोनों बॉडी में से किसी का भी निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। जिस समय ये निगेटिव चार्ज होगा जितना, उस समय उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिलहाल हम इस 1 कूलम को भले ही माइनस में नहीं लिखा है, क्योंकि शायद ये समझ रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उसके वजह से चार्ज हो रहा है, तो वो निगेटिव में ही होगा, तो माइनस लिखने की क्या ज़रूरत। शायद इस वजह से यहाँ पे माइनस क्वेश्चन में नहीं लिखा है। आप माइनस समझ के सॉल्व करो, ठीक है। माइनस आप माइनस लो या ना लो, आपके सॉल्यूशन में कुछ आपके रिजल्ट में कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। माइनस बस शो करता है कि निगेटिव का चार्ज है। तो ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो 1 कूलम कुछ चार्ज इसमें स्टोर हुआ होगा। ऐसे आते 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 कितने समय बाद, 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो कितने समय बाद 1 कूलम का चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास किया, मतलब इस पे इतना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें से इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया, इतना इलेक्ट्रॉन इसमें आया, मतलब कितना चार्ज आया। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो इतना मतलब 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना चार्ज इस पे स्टोर हुआ, 1 सेकेंड में इतना हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो
ये हुआ, 1 सेकेंड में इतना चार्ज इसमें स्टोर हुआ। मुझे क्या चाहिए था कि 1 कूलम होने में कितना समय लगेगा। तो इतना कूलम होने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 कूलम होने में कितना समय लगेगा। तो कूलम और समय के बीच मेरे पास एक रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम 1 कूलम बना दे, तो जो इस तरफ जो मेरा आंसर होगा, जो टाइम होगा, वो 1 कूलम को स्टोर करने का ही टाइम होगा ना। तो इसको 1 कैसे बनाएं, तो इतना से ही डिवाइड करके, इधर किए हैं तो इधर भी करेंगे। ये कट कट, और यहाँ पे 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 10/16 10⁻10 सेकेंड, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, इसका हो जाएगा 0.625। 6.25 इंटू 10⁻9। तो 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने में इतना सेकेंड समय लगेगा। अब इसको आप देख लो, एयर में करो, देखो पता करो कितना समय लग रहा है। 6.25 इंटू 10⁻11 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कैसे निकाले, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 सेकेंड का 1/60 मिनट। ठीक, यहाँ पे मिनट। फिर 1 मिनट में कितना, तो वही 1/60 आवर। फिर यहाँ पे आवर लिखेंगे। फिर 1 आवर में कितना, 1/24 डेज लिख सकते हैं ना। 24, 1 मिनट, सॉरी मुझे क्या करना है, यहाँ तक क्या आया, आवर आया ना। तो 1 आवर में कितना, क्या चाहिए आपको। तो हम लोग जानते हैं दिन, आवर के बाद और क्या आएगा, सेकेंड के बाद मिनट, मिनट के बाद आवर, आवर के बाद क्या आएगा, और दिन ही आएगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। तो 1 आवर में 1/24 डेज। ठीक, और डेज, और डेज के बाद क्या आएगा, साल। महीना नहीं बोल सकते, क्योंकि महीना 30 31 डिफर करता रहता है ना। तो डेज था ना यहाँ पे। तो डेज और साल में क्या रिलेशन है, ये 365 दिन बराबर 1 साल। तो 1 दिन बराबर 1/365। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 1 मिनट थोड़ा लगता है, कुछ गलती किए हम। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक तो ऊपर वाला 10, तो इसको ऊपर वाला 10 से इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट यहाँ ले आए, और नीचे वाला 10, तो ये 10⁻10, और नीचे 10 तो -1, तो 10⁹ हो गया ये। यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 198 ईयर्स आएंगे। सोचो आप, 1 कूलम चार्ज स्टोर करने में 198 साल लग जाएंगे, और चार्ज स्टोर करने का तरीका बहुत फास्ट था। सोचो आप, इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में डाल रहे थे, 10⁹ इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और फिर भी, और हर सेकेंड डाल रहे थे,
फिर भी मुझे 1 कूलम होने में 198 साल लग जाएंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 कूलम कितनी बड़ी चार्ज होती है। ठीक है, तो जनरली जो हमें क्वेश्चन मिलते हैं वो इतने बड़े बड़े चार्जेस के साथ काम करने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है, इसमें वाटर है, इसमें पूछा जा रहा है कितने चार्ज इस कप ऑफ वाटर में है। तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि कितना पानी है, देना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो इसका बनाया गया है उसमें 250 ग्राम पानी लिया है, ठीक है, तो हम भी वही लेकर चलते हैं। तो ठीक है, मेरे पास 250 ग्राम पानी है और मुझे बताना है कि उसमें कितने चार्ज हैं। पानी है, हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसमें भी है, बट अभी इक्वल अमाउंट में है तो करंट नहीं है, उसमें चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हैं ही ना। तो बता देना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं। तो मुझे जानना है कि पानी यानी कि H2O का कंपाउंड है, तो 250 H2O का कंपाउंड है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने प्रोटॉन हैं, और बहुत सारे H2O हैं, तो कैसे पता करें। तो आप नेचुरली सोचोगे कि मुझे ये बता दिया जाए कि कितने H2O हैं इस 250 ग्राम पानी में, तो हम बता सकते हैं कि कितने चार्ज हैं। कैसे, देखिए, बहुत सारे H2O हैं, है ना, बहुत सारे H2O, मान लो 10,000, बहुत कम बोल रहे हैं बट मान लो 10,000 H2O हैं। अगर आपको एक H2O में बता दिया जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 10,000 H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये तो आप आराम से निकाल लोगे यूनिटरी मेथड से, है ना। ये चीज़ें तो, ये कैलकुलेशन हम लोग डेली करते हैं कि एक पेन का दाम इतना है तो 10 पेन का दाम कितना होगा। वैसे ही एक H2O में इतना इलेक्ट्रॉन है तो 10 H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको ये चीज़ बता दिया जाए कि कितना H2O है इसमें, और एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। ये दो चीज़ बता दिया जाए तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो चलिए इस चीज़ को पता करते हैं। पहला, हाउ मच H2O इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, और दूसरा कि एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये निकालते हैं। एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2O में 2 H है और एक ऑक्सीजन है। एक H में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक H में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। तो 2H में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन में कितने, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें पता चल गया कि एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये पता करना है कि कितने H2O हैं 250 ग्राम पानी में, वो कैसे पता करें। यहाँ पे ध्यान से सोचिए, हमने क्या सवाल किया, नंबर ऑफ H2O प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। मुझे नंबर चाहिए ग्राम से, वजन से, है ना।
अगर मुझे कोई ये नंबर और ग्राम वजन मास के बीच कोई रिलेशन बता दें तो उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। देखिए आप समझिए बात को। आपको हम पूछ दे सिंपल कि 50 समोसे का दाम कितना होगा, नहीं बता पाओगे। आपको बताना पड़ेगा पहले कि एक समोसे का दाम कितना है ना, तब आप 50 का निकाल सकते हो रिलेशन की हेल्प से। एक समोसे का 4 तो 50 का इतना, 50 गुना 4। तो वैसे ही बात यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ 250 ग्राम में। कैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं नंबर ऑफ H2O बताओ 250 ग्राम पानी में, कैसे बता सकते। पहले आप ये बताओ कि एक H2O का कितना वजन होता है। मान लो एक H2O का वजन 10 ग्राम फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम है, तब हम बताएंगे ना कि 10 ग्राम में एक H2O तो 250 ग्राम में इतना H2O। तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि आपको अगर ये जानना है कि कितना H2O है 250 ग्राम पानी में, तो पहले ये पता करो कि कितना H2O का कितना मास होता है। ठीक है, तो आप पहले ये पता करो कि एक H2O का मास क्या होता है। एक H2O का मास क्या होता है, तो एक H2O का मास होता है, एक H2O में 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है, तो एक H का मास होता है 1U, 2 हैं तो 2U, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16U। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल हो गया 18U। तो U इज हेयर एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एक U का कुछ वैल्यू होता है 1.6 कुछ वैल्यू होता है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। खैर उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। एक H2O का इतना वजन है, U के टर्म में दिया है, U के यूनिट में दिया है, पर मुझे तो ग्राम में चाहिए, तब ना निकाल पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो एक U में कितना ग्राम होता है ये तो जानना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए ये आप याद रखो कि एक H2O को किसी भी मॉलिक्यूल का जब वो एक होता है तो उसका जो वजन होता है वो U में लिखा जाता है, और एक से जब एक मोल पे आता है तो वो वजन जो U में था उसको आप ग्राम में लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक H2O का वजन 18U, तो एक मोल H2O का वजन 18 ग्राम होता है। अगर आपको ये समझना है कि ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया, इससे कैसे होता है, तो आप मेरा वीडियो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सर्च करो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और विद्यार्थी विद कंसेप्ट, ये चैनल का नाम टाइप करोगे तो आपको ये वीडियो आ जाएगा। तो एक मोल H2O का 18 ग्राम मास होता है। ठीक, एक मोल मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर और मास का रिलेशन मिल गया ना, यही तो हम चाहते थे। अब हम बता देंगे कि 18 ग्राम में एक मोल H2O तो 250 ग्राम में कितना मोल, अब बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 18 ग्राम में एक मोल, मोल को ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक मोल H2O तो 250 ग्राम में कितना, तो 18 को 250 बना देते हैं। तो कैसे बना है, तो पहले एक बनाओ और फिर एक बन जाएगा, तो उसमें 250 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 250 ग्राम हो जाएगा। तो दोनों तरफ इसको 18 को एक कैसे बना, तो दोनों तरफ 18 से भाग देंगे, 18 ग्राम इतना मोल, दोनों तरफ 18 से भाग दिए, ये हो गया 1 ग्राम इतना मोल H2O। 1 ग्राम में इतना, 250 ग्राम में दोनों तरफ 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 बाई 18 मोल H2O। So this much H2O present in 250 gram of water
अब मुझे पता चल गया कि इतना H2O है और एक H2O का चार्ज, एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वहां से निकाल लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं कि एक H2O में इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतना H2O में, तो दोनों तरफ 250 बाई 18 मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। एक का पता है इतना, ये नंबर है ना, इतने नंबर का चाहिए, तो क्या करें, दोनों तरफ 250 बाई 18 मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी करेंगे 250 बाई 18 मोल इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, बस। सो दिस मच इलेक्ट्रॉन। सो इसको अब सॉल्व करेंगे। 250 बाई 18, एक मोल का वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो मोटा मोटा इसको 6 मान लो, तो ये 3 हो गया, और 250 को 3 से भाग करेंगे तो 3 ठीक 24, 10 9 पॉइंट, इतना इंटू 10 तो 24 इलेक्ट्रॉन। और इसे साइंटिफिक फॉर्म में करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो ये 24 से 25 हो जाएगा। तो दिस मच इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मुझे पूछा गया था कितना चार्ज है ना, तो उसे भी निकालते हैं। सो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। बिना रिलेशन के आप कुछ निकाल ही नहीं सकते हो। हम डायरेक्ट पूछ दे कि बताओ इतना में इसमें कितना चार्ज है, तो आपको पता करना पड़ेगा इतना इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो आपको पता रहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना है, इतना में चाहिए, तो दोनों तरफ इतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, तो एक मिनट, यहाँ 6 होगा है ना, यहाँ 7 हो जाएगा। सो दिस मच कूलम प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये है, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले पता किया कि 250 ग्राम में कितना एक H2O का मुझे इलेक्ट्रॉन पता है, या ये कह लें कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन पता है तो चार्ज भी पता है। तो एक H2O का पता है हमें, तो पहले पता किया कि 250 ग्राम में कितना H2O होता है, फिर वो पता करने के बाद सॉल्व कर लिए, आ गया। इसे आप इतना ना बनाकर आप सिंपली एक, ये तो सीखने के समय इस तरीके से आप कर सकते हो, पर आपको इतना समय नहीं लगेगा, आपको एग्जाम में इतना जगह भी नहीं दिया जाएगा, इतना पेपर भी नहीं रहेगा वर्क करने के लिए। आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। शुरुआत करते हैं, 250 ग्राम सिर्फ डेटा दिया ना हमें, तो यहीं से शुरू करते हैं। 250 ग्राम H2O है, तो आप पता करो कितना H2O है। ये 250 ग्राम ये H2O मास के टर्म में बता रहा है, मुझे बताइए नंबर के टर्म में कि कितना नंबर ऑफ H2O है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि एक H2O का वजन होता है, एक मोल H2O का वजन होता है 18 ग्राम, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल। H2O का ये क्या है, मोलर मास है, तो इसको अगर हम
18 ग्राम पर मोल से डिवाइड करते हैं तो ये जो 250 ग्राम जो मास है वो नंबर में आ जाएगा ना। ये जो H2O का मास है वो नंबर में आ जाएगा। कैसे? ग्राम ग्राम कटा और ये मोल ऊपर आ जाएगा, है ना। सो अब हम कहेंगे इतना मोल ऑफ H2O मेरे पास है। ठीक, अब ये टोटल मोल है। अब क्या करें, मुझे पता चल गया कितना H2O मेरे पास है, इतना H2O। एक H2O में मुझे पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना H2O है। और एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना H2O में इंटू 10, है ना। एक H2O का 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतना H2O में इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इलेक्ट्रॉन मुझे चार्ज पूछा था ना, तो यहाँ पे 10 इतना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना, तो इतना इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। तो ये जो आप है, ये जो तरीका सब हम बनाए, इसके लिए थोड़ा अच्छा खासा प्रैक्टिस आपको चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 200 ये मोल जो नीचे था ऊपर लिख देते हैं। क्या लिख दें, डायरेक्ट मोल का वैल्यू ही लिख लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। सॉल्व करते हैं, तो इसको 6 मान के 3 से काट देते हैं, और इसको 250 को 3 से डिवाइड कर, वही चीज़ फिर से रिपीट हो रहा है, आप देख रहे होगे, है ना।